अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 17 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। बेटे हम लोगों ने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, हमने रिस्पायरेशन की डेफिनेशन की। देन मैंने आपको बताया कि रिस्पायरेशन जो पूरा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है एयर पैसेज वे और एक हमारे पास क्या आते थे, लंग। एयर पैसेज वे के अंदर जितने ऑर्गन शामिल थे हमने वन बाय वन सबको डिटेल से स्टडी किया। जिनकी डायग्राम्स ज़रूरी थी वो भी मैंने आप लोगों को ड्रॉ करवाई, लेबलिंग करवाई। उसके बाद हम मूव किए सेकंड कैटेगरी की तरफ, डैट इज़ लंग्स। लंग्स का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करवाया, उसकी लेबलिंग की और उसके बारे में हमने डिटेल उसका पूरा मैकेनिज़्म, उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया। इन द एंड बेटे हमने ब्रीदिंग पढ़ी कि व्हाट इज़ ब्रीदिंग और उसका भी मैकेनिज़्म मैंने आपको सारा अच्छी तरह डिटेल से बताया। और इन्हीलेशन और एक्सहेलेशन में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको राइट करवाया। सारा सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। सिस्टम के एंड पे आपकी बुक में एक टॉपिक दिया गया है, टॉपिक 2.3 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। इस पूरे सिस्टम से जो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा है बेटे, इससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे अब हम लोग स्टडी करेंगे। काफ़ी सारे हैं आपकी बुक में, यहाँ पे गिवन है। वन बाय वन मैं आपको सब बताऊंगी, उनके काजेज़ क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं एंड देन उनकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ये सारी हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इंशाल्लाह वन बाय वन तमाम के तमाम डिसऑर्डर्स मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी। आपकी बुक का पेज नंबर 17 आप लोग ओपन करेंगे। टॉपिक हमारा है 2.3 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजीज आती हैं तो वो भी मैं आपको उनको भी समझाऊंगी। नंबर वन डिजीज़ या नंबर वन जो डिसऑर्डर है डैट बिलोंग टू रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है डैट इज़ नोन एज ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है इसका? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंकाइटिस द इनर स्पेस ऑफ ब्रोंक्यूल डिक्रीजेस। ठीक है, नज़र आ रहा है? चले। It may be short term, that is acute 1 to 2 weeks, or long term, that is chronic 3 months to 2 years. In chronic bronchitis, mucus producing cell in the wall of bronchi increase in number, thus there is a thick mucus in bronchi. It obstruct breathing. Causes: infection by viruses or bacteria and chemical irritant, for example tobacco and smoke. Symptoms: coughing, wheezing, fever, chills and shortness of breath. Treatment: medication, cough suppressants to ease breathing, antibiotics if it is due to bacterial infection, antiviral medicine if it is due to viral infection, avoiding irritants like smoke and pollution. सबसे पहला रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जिसकी अभी मैंने रीडिंग की है डैट इज़ ब्रोंकाइटिस। क्या है बेटे? वो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है? ब्रोंकाइटिस का मतलब है, हमने जब लंग्स पढ़े थे, मैंने आपको जब लंग्स का स्ट्रक्चर बताया था तो हमने पढ़ा था कि जो विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है बेटे, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम लोग क्या कहते थे? ब्रोंकाई कहते थे, ब्रोंकस कहते थे, ब्रोंकाई कहते थे। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल है ये। तो ब्रोंकाई अगेन डिवाइड होता था किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और देन उसकी फर्दर फाइन ट्यूब्स बनती थी जिनको हम लोग क्या कहते थे? ब्रोंक्यूल्स कहते थे। क्या कहते थे? ब्रोंक्यूल्स कहते थे। तो ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है बेटे जिसमें ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्वेलिंग हो जाना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी ट्यूब्स हैं, कौन सी ट्यूब्स बेटे? जो ब्रोंकाई है और जो ब्रोंक्यूल्स है, इनके अंदर क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। और जब इनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है तो उस डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? डैट इज़ नोन एज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? आप देखो, मैंने आपको क्या कहा? ब्रोंकस के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। जब उसके अंदर स्वेलिंग होगी तो अल्टीमेटली बेटे खुद ब खुद ही आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो ना, जो ट्यूब है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी विड्थ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। उसकी चौड़ाई जो है अंदर से वो क्या हो जाएगी? वो कम, इनर स्पेस जो है वो उसका कम हो जाएगा ना।
अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये जो हम ब्रोंकाइटिस पढ़ रहे हैं, ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स हैं। क्या हैं इसकी? दो टाइप्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट ब्रोंकाइटिस। वो ब्रोंकाइटिस जो 1 से 2 हफ्ते रहता है और उसके बाद जब आप मेडिसिन लेते हो और वो ठीक हो जाता है तो उसको, यानी कि शॉर्ट टर्म है, थोड़ी देर के लिए, तो कुछ दिनों के लिए रहा आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और वो ब्रोंकाइटिस बेटे, वो जो कि ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग करता है, जो 2 साल तक या 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए भी आपके ये डिसऑर्डर अगर आपको रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डैट इज़ नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्या कहेंगे इसको हम लोग? ये क्रोनिक है, इसको बहुत अरसा हो चुका है, ठीक है। और जो थोड़े दिनों के लिए है वो क्या चीज़ है? डैट इज़ एक्यूट। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ब्रोंकाई के अंदर वो सेल जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे म्यूकस सेल्स भी हैं, लेकिन जब ब्रोंकाइटिस होता है तो क्या होता है कि वो सेल जो म्यूकस बनाते हैं ना बेटे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। जब म्यूकस बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस बनती है, जिसकी वजह से वो जो ट्यूब्स हैं, वो जो ब्रोंक्यूल्स हैं बेटे, वो क्या हो जाती हैं? वो फिल अप हो जाती हैं। जब वो फिल अप हो जाएंगी तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी, आपको सांस बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो आपका ब्रोंकस है, वो बिल्कुल अंदर से क्या हो जाएगा? फिल अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, कि ब्रोंकाइटिस क्या चीज़ है। तो ब्रोंकाइटिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बेटे ब्रोंकस की और ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और जब उनके अंदर स्वेलिंग होती है तो क्या होगा कि जो उनके अंदर का स्पेस है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ब्रोंकस दो तरह का हो सकता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। वो ब्रोंकस जो थोड़े दिनों के लिए रहे, शॉर्ट टर्म के लिए रहे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट कहते हैं। और ये मेडिसिन से ईजिली जो है वो ठीक हो जाता है। दूसरा जो ब्रोंकाइटिस है डैट इज़ नोन एज क्रोनिक। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वो ब्रोंकाइटिस होता है जो बच्चे बहुत लंबे अरसे के लिए रहता है, 2 साल से, ये लाइफ टाइम भी मतलब आपको हो सकता है, 5 साल 10 साल 20 साल भी जो है ये आपको हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है बेटे ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और बहुत थिक तरह का थिक जो म्यूकस है वो बनना शुरू हो जाता है। और वो थिक जो म्यूकस बनता है वो क्या करता है कि आपके ब्रोंकस को और आपके ब्रोंक्यूल को बिल्कुल फिल अप कर देगा। जब वो आपके ब्रोंकस को, ब्रोंक्यूल को फिल अप कर देता है तो आपके लिए जो ब्रीदिंग का अमल है, जो सांस लेने का पूरा प्रोसेस है, वो क्या हो जाता है? वो आपका रुक जाता है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, ये किस किस्म का डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि इस डिसऑर्डर में ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके काजेज़, कि ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, इसका काज क्या है। सबसे पहला इसका काज है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन जो है वो वायरस की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा तीसरी मेन चीज़ भी यहाँ पे है, डैट इज़ केमिकल इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स कौन से हो सकते हैं बेटे? टोबैको, अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से ब्रोंकाइटिस होता है। इसके अलावा केमिकल इरिटेंट, ये 3 मेन काजेज़ हैं जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ब्रोंकाइटिस होता है ना वो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा है। और जब वायरस और बैक्टीरिया का भी अगर कंपैरिजन करें तो बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा ये काज होता है। फिर आते हैं हम इसके सिम्टम्स की तरफ, कि इसकी अलामतें क्या हैं, कि कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को जो है वो ब्रोंकाइटिस है, कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। सबसे पहला और मेन सिम्टम यहाँ पे क्या है? कफ, यानी कि खांसी, और एक प्रोलॉन्ग खांसी, जो कि एक तो होता है ना हमारा मतलब गला ख़राब है, आपको कुछ दिनों के लिए कफ होती है, उसके बाद आपकी अल्टीमेटली रुक जाती है, लेकिन इस केस में आपकी जो कफ है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग चलती है और वो रुकती नहीं है।
दूसरा मेन सिम्टम यहाँ पे हमारे पास आता है विजिंग। विजिंग का मतलब होता है कि आपकी चेस्ट में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर आपके पास आता है फीवर, यानी कि आपको टेम्परेचर हो जाता है, चिल्स आते हैं। चिल्स का मतलब आता है आपको कपकपी तारी होती है, आपको ठंड लगती है। जब आपको बुखार बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, कपकपी तारी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। और इसके अलावा इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट और मेन सिम्टम है, डैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी आपसे, जैसे एक नॉर्मल पर्सन सांस ले रहा होता है ना, उस तरह से ईजिली सांस जो है वो नहीं लिया जाता। उसके बाद हमारे पास आती हैं इसकी ट्रीटमेंट के अगर किसी पर्सन को ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हमने ट्रीटमेंट जो है वो क्या लेनी है। सबसे पहली और मेन ट्रीटमेंट जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट देगा डैट इज़ मेडिकेशन। आपको मेडिसिन दी जाएंगी। अगर आपका ब्रोंकाइटिस जो है वो बेटे ड्यू टू वायरस हुआ है तो उसके अगेंस्ट डॉक्टर आपको जो है मेडिसिन देगा। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो उस केस में आपको एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दी जाएंगी, ठीक है। यानी कि एंटीवायरल मेडिकेशन अगर ये वायरस से हुआ है, और अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ तो उस केस में आपको एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दिए जाते हैं। और एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर आगे डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रोंकाइटिस है वो एक्यूट है या क्रोनिक है। दोनों केसेस में डॉक्टर आपको डिफरेंट टाइप की मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी प्रिवेंशन या नेक्स्ट हेडिंग, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद बेटे एक और हेडिंग आप देंगे अगर आपका इसके ऊपर नोट आता है। वो हेडिंग कौन सी होगी, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि इस डिजीज़ से किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से आप अपने आप को इस बीमारी से दूर रख सकते हो। तो आपने अवॉइड करना है बेटे इरिटेंट्स को। कौन से इरिटेंट्स, ऐसे एरियाज़ में आपने नहीं रहना जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हों, इंडस्ट्रीज़ हों और उनका बहुत ज़्यादा उस एक पूरी इन्वायरमेंट में स्मोक हो, या आपने पोल्यूशन वाले एरिया में भी जाने से गुरेज करना है और वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं रहना। आपने अवॉइड करने हैं इरिटेंट्स, स्मोक की सूरत में अगर हों या वो पोल्यूशन की फॉर्म में हो। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे डिजीज़ पढ़ी डैट इज़ नोन एज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के बारे में आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपकी जो बेटे एयरवेज हैं, जैसे कि आपकी ब्रोंकस है और जो ब्रोंक्यूल है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा, ब्रोंकाइटिस दो तरह का है, एक है एक्यूट और एक आपके पास कौन सा होता है, क्रोनिक होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़े, इसके काजेस पढ़े। काजेस में मैंने आपको क्या बताया है कि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। म्यूकस या तो दो तरह के इन्फेक्शन होंगे, एक तो वायरस की वजह से होता है और एक कौन सा होता है, बैक्टीरिया की वजह से। इसके अलावा केमिकल इरिटेंट की वजह से भी ये डिजीज़ काज हो सकती है। उसके बाद बेटे हमने इसके सिम्टम्स पढ़े। सिम्टम्स के बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट पढ़ी और ट्रीटमेंट के बाद मैंने आपको इसकी प्रिवेंशन बताई। वैक्सीनेशन है, इसके अलावा यानी कि हमारे पास जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं। और प्रिवेंशन में हमने क्या पढ़ लिया, ये तो ट्रीटमेंट होगी ना जो मैंने आपको बताई है। प्रिवेंशन में हमने क्या पढ़ा कि हमने अवॉइड करने हैं स्मोक को और पोल्यूशन को। आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम पे ज़रा आप लोग गौर करो, अपनी स्क्रीन की तरफ देखो। ये आपको ब्रोंकस की पिक्चर दिखाई हुई है। ये जो ब्रोंकस है बेटे ये एक नॉर्मल ब्रोंकस है, ठीक है। ये ब्रोंकस का ना ट्रांसवर्स सेक्शन आपको इसका, जैसे एक मैंने आपको बताया था ना, एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है, समझो ये एक ट्यूब है, ये अंदर से है ब्रोंकस, ठीक है। ये पूरा एक ब्रोंकस है, ये इसका अंदर वाला पार्ट दिखाया हुआ है। ये जो ब्रोंकस आप इस टाइम देख रहे हो, दिस इज़ नॉर्मल ब्रोंकस। ये क्या है, नॉर्मल है, जिसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, जिसमें कोई डिजीज़ नहीं है। अब यहाँ पे ये ब्रोंकस देखो, ये वो ब्रोंकस है जो कि इन्फेक्टेड है किससे, ब्रोंकाइटिस से। यहाँ पे क्या हुआ देखो बेटे, यहाँ पे विड्थ कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा चौड़ाई है इस ट्यूब की अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटे इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, यानी कि स्वेलिंग हुई है। यहाँ से ये बिल्कुल खाली है, बड़ा सा होल है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्वेलिंग हुई। जब स्वेलिंग होती गई तो अंदर से ये देखो, ये जो सुराख है अंदर से, ये जो ओपनिंग है ये बहुत तंग रहेगी, बहुत थोड़ी रहेगी, जबकि यहाँ पे बहुत बड़ी थी, ठीक है। ये स्वेलिंग होती गई, ये स्वेलिंग अंदर से भी ऐसी ही स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग होती रहती है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पे इतना थिक म्यूकस बन जाता है कि ये सुराख जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। ये जब बिल्कुल बंद हो जाता है तो बेटे वो क्या हो जाता है, वो क्रोनिक हो जाता है और इस केस में ब्रीदिंग लेना जो है वो बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्रीथ करना, और अल्टीमेटली ऐसे भी होता है जब ये ब्रोंकाइटिस बिल्कुल अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेना तो ये बिल्कुल जो है ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन्फ्लेम्ड लाइनिंग है किसकी, ब्रोंक्यूल्स की। यहाँ पे ब्रोंक्यूल जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं रहा। ये देखो ये ट्यूब का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हो गया। क्लियर। तो ये आपको बता दिया है कि अगर नॉर्मल ब्रोंकस होता है तो वो कैसा होता है, और अगर आपको ब्रोंकाइटिस हुआ हो तो तब उस केस में ब्रोंकस का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का हो जाएगा। आई होप कि आपको अब इस डिसऑर्डर के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ बेटे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज नोन एज एम्फिसीमा। क्या कहते हैं इसको, एम्फिसीमा कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 2 एम्फिसीमा, ये हमारी बुक का नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 18 बेटे, एम्फिसीमा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। In emphysema, the inner walls of alveoli become weak and then rupture. Thus, one large air space is created instead of many small ones, so the space for gaseous exchange decreases and the patient cannot breathe properly. Causes: long-term exposure to irritants in air, for example, tobacco smoke, chemical fumes, and other air pollutants. Next is symptoms: shortness of breath, chronic cough with or without mucus, wheezing, and chest tightness. Treatment: medicines to relieve cough and breathing problems. Emphysema cannot be cured completely. नेक्स्ट डिजीज जो हमने पढ़ी, डैट इज़ नोन एज एम्फिसीमा। व्हाट इज़ एम्फिसीमा? एम्फिसीमा डिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। ये वो डिसऑर्डर है जिसमें एल्वोलाई की जो इनर वॉल्स हैं बेटे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि देखो हमने जो पहली डिजीज़ पढ़ी थी ब्रोंकाइटिस, उसमें क्या था, वो ब्रोंकस की डिजीज़ थी, ब्रोंक्यूल्स की डिजीज़ थी, ठीक है। जो एम्फिसीमा है ये किसकी डिजीज़ है, ये डिजीज़ है एल्वोलाई की। किसकी है, एल्वोलाई की। इस केस में क्या होता है कि जो एल्वोलाई की इनर वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेटे वीक हो जाती हैं। वो इतनी वीक हो जाती हैं कि वो ईजिली रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। और वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं कि एक बड़ा सारा जो है वो एयर स्पेस बन जाता है, बजाय इसके कि छोटे छोटे एयर स्पेसिस हों, एक बड़ा सारा हमारे पास एयर स्पेस बन जाएगा। और एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके पास जो स्पेस था गैसियस एक्सचेंज के लिए वो क्या हो जाता है बेटे, डिक्रीज़ हो जाता है। और जो पेशेंट है जिसको एम्फिसीमा है उसको सांस जो है वो प्रॉपरली उसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। और ये हमने क्या पढ़ लिया, दिस इज़ नोन एज एम्फिसीमा। अब आते हैं हम एम्फिसीमा के काजेस की तरफ कि इसका काज क्या है, ये क्यों होता है। अगर आपका बेटे लॉन्ग टर्म यानी कि बहुत अरसे के लिए आप ऐसी जगह पे रिहाइश पजीर हो, ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा एरिया यानी कि आपका घर एक ऐसी जगह पे है या आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपकी जो पूरी फ़ज़ा है, जो पूरी इन्वायरमेंट है, इसमें पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। स्मोक में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं। आपके इर्द गिर्द जो है वो टोबैको बहुत ज़्यादा लोग स्मोक करते हैं, ठीक है। और केमिकल फ्यूम जो फैक्ट्रीज़ के हैं वो आपकी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो पोल्यूटेंट हैं जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं, जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, वो भी अगर आपकी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हैं तो आपको एम्फिसीमा जो है वो काज हो सकता है। यानी कि बेटे इसके बहुत सारे काजेज़ हैं, लेकिन अगर हम इन काजेज़ को देखें ना तो सबसे जो प्राइमरी काज है ना एम्फिसीमा का वो कौन सा है, डैट इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग से एम्फिसीमा जो है वो ज़्यादा स्प्रेड होता है। सबसे जो मेन काज है ना वो क्या है, स्मोकिंग है। इसके अलावा मैंने क्या बता दिया कि अगर आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यानी कि काफ़ी अरसे से आप बहुत देर से एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे एयर पोल्यूशन है, डस्ट है, केमिकल फ्यूम है, तो उस केस में भी आपको एम्फिसीमा हो सकता है। इसके अलावा एम्फिसीमा एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक जेनेटिक डेफिशिएंसी से भी होती है। ये वैसे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, आपकी बुक में नहीं दिया गया। कभी कभार जेनेटिकली जब एक बच्चा पैदा होता है ना उसके अंदर एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम है अल्फा-1 एंटीट्राइप्सिन, ठीक है। जिन बच्चों में वो प्रोटीन नहीं ना होता उनको भी जो है जेनेटिकली ही ये डिजीज़ जो है वो उनको हो जाती है एम्फिसीमा, ठीक है। तो ये इसके मेन काजेस थे। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ कि किस तरह से पता चलेगा कि अब जो है वो आपको
सिम्टम्स कौन से नज़र आएंगे कि जिनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पेशेंट को जो है ये एम्फीसीमा है। सबसे पहला यहाँ पे सिम्टम आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको रुक रुक के सांस लेना पड़ेगा। आप कंटिन्यूसली एक हेल्दी पर्सन की तरह सांस नहीं लोगे, सांस लेने में आपको दुश्वारी होगी। पहला सिम्टम क्या हो गया? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। सेकंड सिम्टम यहाँ पे क्या आता है? क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ क्या होती है? वो कफ जो काफ़ी अरसे तक रहे, यानी कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद वो ख़त्म ना हो बल्कि प्रोलॉन्ग करे। 3 महीने से ज़्यादा बेटे वो रहे अगर, और इवन 2 साल तक भी आपको ऐसी ही कफ देखने को मिले और कंटिन्यूसली आपको कफ होती रहे, वो रुके ना, तो इस तरह की कफ को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोनिक कफ कहते हैं। और ये क्रोनिक कफ जो है ये विद और विदाउट म्यूकस भी हो सकती है, यानी कि आपको रेशे वाली, बलगम वाली जो है उस तरह की खांसी भी हो सकती है, या आपको ड्राई कफ भी हो सकती है। यानी कि एम्फीसीमा का जो सिम्टम है उसमें कफ तो है, लेकिन कफ आगे 2 तरह से हो सकती है। ड्राई कफ भी हो सकती है और ऐसी कफ भी हो सकती है जिसमें आपको म्यूकस जो है वो भी आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कफिंग हमारा जो है वो दूसरा सिम्टम हो गया। तीसरा सिम्टम हमारे पास क्या आता है बेटे? विजिंग, यानी कि आप जब सांस लेते हो ना तो आपकी चेस्ट में से एक आवाज़ आती है। ठीक है, शां 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 की आवाज़ आती है। स्पेशली अगर तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाए ना, तब तो पास बैठे हुए बंदे को भी विजिंग सुनाई देती है, लेकिन अगर कम भी हो तो डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप से जो है ईजिली विजिंग को फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगली नेक्स्ट जो सिम्टम है इसका वो क्या है बेटे? फटीग एंड चेस्ट टाइटनेस। आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट टाइटनेस जो है वो घुटन महसूस होती है। आपको लगता है जैसे आपकी चेस्ट को किसी ने दबाया हुआ है, एक जकड़ा हुआ है। ठीक है, और आपको क्या फील होता है? आपको एक फटीग फील होती है, आपको अपना आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होता है। आप थोड़ा सा काम करते हैं, आप टायर्ड हो जाते हैं, आपसे ज़्यादा काम नहीं किया जाता। तो ये सारे क्या थे? ये हमारे पास आगे इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट आती है इसकी ट्रीटमेंट के इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट क्या है कि डॉक्टर आपको आपकी जो कफ आपको हो रही है, कफ को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म करना तो उसको ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको कम करने के लिए, उसको पेशेंट को रिलीफ देने के लिए कफ से आपको क्या देते हैं बेटे? कफ सिरप जो है वो आपको देते हैं, और आपको डिफरेंट टाइप के और जो मेडिसिन हैं डॉक्टर वो आपको प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर मैनेज इसको जो है करता है। और ये जो डिज़ीज़ है ना बेटे, ये जो एम्फीसीमा डिज़ीज़ है इसका जो है कंप्लीट कोई इलाज नहीं है, इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि डॉक्टर सिर्फ आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे आपको ईज़ आउट हो जाओ, आप लोगों को आसानी हो, थोड़ी सारी सांस लेने में आपको आसानी हो, खांसी जो आपको हो रही है, जो कफ आपको हो रही है उसमें कमी डॉक्टर जो है वो ला देंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि एम्फीसीमा जो है इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया जा सकता है? क्योर किया जा सकता है। और इसको ज़्यादा बढ़ने से जो है वो जो इसकी एक स्पीड है ना, जिसकी परसेंटेज है ना बढ़ने की, उस परसेंटेज को डॉक्टर जो है वो मेडिसिन के ज़रिए कम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया? हमने सेकेंड डिसऑर्डर पढ़ा, डेट इज़ नोन एज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में मैंने आपको क्या बताया? ये क्या डिजीज़ है? ये डिजीज़ है एल्वोलाई की। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, अच्छी तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि ये वो मेन ऑर्गन है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब कॉमन सेंस है, जब गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो एम्फीसीमा में क्या होता है कि एल्वोलाई की जो इनर वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और वो रप्चर कर जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, फट जाती हैं, और एक बड़ा सारा जो है वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा एयर स्पेस बन जाता है, जिसकी वजह से जो एल्वोलाई के अंदर छोटे छोटे मैंने आपको बताया था ना, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं। अब उनका नंबर ख़त्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि वो तो सारे रप्चर होते जा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं, फटते जा रहे हैं। तो जो स्पेस था गैसियस एक्सचेंज के लिए वो क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। जब वो स्पेस कम हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो प्रॉपरली सांस नहीं ले सकेगा, प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर सकेगा, और उसको ब्रीथ करने में अपना पूरा जो उसका मैकेनिज्म है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और जो गैसेस का एक्सचेंज है वो भी इससे इफेक्ट हो जाएगा, आपकी गैसेस भी ईजिली एक्सचेंज
नहीं होंगी। हमने फिर क्या पढ़ा, हमने इसके काजेज़ पढ़े। काजेज़ मैंने आपको क्या बताया कि अगर लॉन्ग टर्म काफ़ी अरसे के लिए आपका एक्सपोजर एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेंट से भरी हो, ठीक है, आपकी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो, तो आपके इर्द गिर्द जो है टोबैको स्मोक बहुत ज़्यादा हो, केमिकल फ्यूम्स बहुत ज़्यादा हों, आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हों, तो आपको ये डिज़ीज़ काज हो जाती है, ठीक है। और वैसे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक और भी इसका काज बताया था कि जेनेटिकली भी जो है ये डिज़ीज़ हो जाती है। कैसे होती है वही मैंने आपको बताई थी। फिर हम आए थे इसके सिम्टम की तरफ। इसके सिम्टम्स क्या क्या थे, तो इसके सिम्टम थे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिर हमने क्या पढ़ा था, क्रोनिक कफ। कफ जो है वो आपको विद और विदाउट म्यूकस भी हो सकती है, विजिंग और चेस्ट टाइटनेस, एंड देन मैंने आपको बताया था फटीग। ये इसके कॉमन सिम्टम थे। डिजीज़ ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा कि ट्रीटमेंट में बेटे मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट इसका क्योर नहीं है, इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ऐसी मेडिसिन देता है जिससे आपको सांस लेने में आसानी पैदा हो, आपकी खांसी जो है वो कम की जा सकती है। और अगर जो पेशेंट स्मोक करते हैं ख़ुद भी, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो इसको क्विट कर दें, अपनी स्मोकिंग को ख़त्म कर दें, उससे भी आपको जो है वो एक रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और जो अगर आप स्मोकिंग को कंटिन्यू रखते हैं ना, तो इस डिज़ीज़ की जो स्पीड है ना स्प्रेड होने की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और एम्फिसीमा जो है इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, यानी कि ये कम्प्लीटली क्योरेबल डिज़ीज़ नहीं है। तो बेटे आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 डिसऑर्डर पढ़ाए। एक हमने क्या पढ़ा, ब्रोंकाइटिस पढ़ा, और एक हमने क्या पढ़ा, एम्फिसीमा पढ़ा। ब्रोंकाइटिस में हमने क्या पढ़ा, ब्रोंकाइटिस किसकी डिजीज़ है बेटे, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स की। ब्रोंकस में और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। दूसरी डिजीज़ हमने क्या पढ़ी, एम्फिसीमा पढ़ा। एम्फिसीमा में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एल्वोलाई जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। तो बेटे ये आपको पता होना चाहिए, आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है कि एम्फिसीमा किसकी डिजीज़ है, वो एल्वोलाई की डिजीज़ है। क्लियर हो गया। अच्छा, आप अपनी बुक की तरफ आएँ, यहाँ पे भी आपको एम्फिसीमा से रिलेटेड जो है वो डायग्राम बना के दी हुई है। देखो 2 तरह के एल्वोलाई आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आएंगे। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर, एक ये एल्वोलाई है और एक आपके पास नॉर्मल है और एक आपके पास क्या है, ब्रोकन है। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था। यहाँ पे अगर देखो तो ये आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है, एल्वोलाई का। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी वॉल जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। जब ये वीक होना शुरू होती है ना बेटे, तो वीक होने के बाद ये क्या करते हैं, ये डैमेज हो जाती हैं और डैमेज होके ये रप्चर हो जाती हैं, यानी कि ये फट जाती हैं। जब ये फट जाती हैं तो इस तरह से एक बहुत बड़ा सारा एयर स्पेस, बहुत बड़ा सारा एक होल बन जाता है, खाली जगह बन जाती है, ठीक है। तो जो एल्वोलाई का नॉर्मल स्ट्रक्चर था, जैसे कि ये नॉर्मल एल्वोलाई आपको दिखाएं, देखो यहाँ पे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर ढेर सारे हैं, ये नॉर्मल एल्वोलाई हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि इसकी वॉल डैमेज होगी, ये रप्चर हो गया और एक बड़ा सारा एयर स्पेस बन गया। ये वो एल्वोलाई है जिसकी वॉल जो है वो ब्रोकन है। ये क्या है, ये नॉर्मल है। क्लियर हो गया। अब आपको डायग्राम बना के भी उन्होंने एक नॉर्मल एल्वोलाई और एक रप्चर एल्वोलाई की के दरमियान में एक डिफरेंस भी जो है वो शो कर दिया। तो आई होप कि आपको इन दोनों डिसऑर्डर्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी बेटे। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर जो हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।